अब हम पढ़ने लगे हैं थायराइड। ठीक है, थायराइड कैंसर्स जो है वो फीमेल में मोर कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से होते हैं हमारे पास, नाम कर लेते हैं। पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा थायराइड, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक। ठीक है, पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी, एनाप्लास्टिक। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? पैपिलरी, फिर फॉलिकुलर, और पैपिलरी मोस्ट कॉमन और बेस्ट प्रोग्नोसिस है, एनाप्लास्टिक का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पैपिलरी की। पैपिलरी जो है वो मोस्ट कॉमन है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है। इसमें लिम्फेटिक मेटास्टेसिस होती है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमन होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है विद रेडियोथेरेपी एंड थायरोग्लॉसल सिस्ट। ठीक है, सो इट इज़, और हाशीमोटो के साथ भी। तो हाशीमोटो, रेडियोथेरेपी, थायरोग्लॉसल सिस्ट, ये सब चीज़ों में कौन सा होता है? पैपिलरी। और ये ब्राफ जीन में भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हमें 2 पीस में भी आता है। ठीक है, ये फैप और काउडन के साथ भी एसोसिएटेड है, फैप एंड काउडन। और इसमें रेट और पीटीसी म्यूटेशन होगी। ठीक है, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा पीटीसी है, तो रेट पीटीसी, ट्रांसलोकेशन 1017, पैपिलरी कार्सिनोमा 1017। ठीक है, तो ये था पैपिलरी। मतलब अभी इतनी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबकी करेंगे। ठीक है, फॉलिकुलर में क्या है? इसमें फॉलिकुलर में हिमाटोजिनस मेटास्टेसिस होता है, उसमें लिम्फेटिक हो रहा था, फॉलिकुलर में हिमाटोजिनस मेटास्टेसिस हो रहा है, बोनी और लंग मेटास्टेसिस। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज, मल्टीनोडुलर गोइटर। तो जो आयोडीन रिलेटेड मल्टीनोडुलर गोइटर रिलेटेड होता है वो फॉलिकुलर होता है, और इट इज़ एसोसिएटेड विद काउडन और वर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी फॉलिकुलर है। और इसमें क्या होगा? रास का गेन ऑफ फंक्शन, पैक्स 8, PPARG, ट्रांसलोकेशन 2-3, ये हो गए फॉलिकुलर। फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन इन मेन टू में जो आता है वो कौन सा है हमारे पास? रेड पॉइंट म्यूटेशन होती है, जिसमें मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, तो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में हमने क्या लिखा है? टोटल थायराइडेक्टमी विद सेंट्रल लिम्फ नोड। तो इसमें हम टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें अब ये जो है ना मेन 2 में मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, इसमें कैल्शियम नॉर्मल होता है, पर इसके मार्कर्स क्या हैं? कैल्सिटोनिन, CEA और डेंस बॉडीज प्लस सेंट्रल लिम्फ नोड डिसेक्शन। ठीक है, इसमें सेरोटोनिन भी बढ़ता है, ACTH भी बढ़ता है, एंड नो रोल ऑफ रेडियो आयोडीन। तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है, कैल्सिटोनिन, CEA, डेंस बॉडीज प्लस सेंट्रल लिम्फ नोड डिसेक्शन, सेरोटोनिन 5HT मतलब बढ़ेगा, ACTH बढ़ेगा, नो रोल ऑफ रेडियो आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज डन। और नेक्स्ट वर्स्ट प्रोग्नोसिस हमें पता है किसका होता है? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा का। जीनास म्यूटेशन में क्या होएगा? टॉक्सिक नोडुलर गोइटर या टॉक्सिक एडेनोमा बोल सकते हैं इसको हम। अब आयोडीन रिलेटेड अगर हाइपोथायरॉयड या हाइपर थायरॉयड हो रहा है तो उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक वुल्फ चाइकॉफ, एक जॉर्ड बेस्ड डो। ठीक है, वुल्फ चाइकॉफ में ऑफ आ रहा है वर्ड, तो मतलब ये आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो जॉर्ड बेस्ड डो क्या हो जाएगा? आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद ये कुछ टेस्ट हैं, क्लिनिकल टेस्ट जो हम करते हैं। उससे पहले ये देख लो, लिंडसे क्या होता है? ये फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पैराथायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, तो पैराथायराइड का फॉलिकुलर वेरिएंट इज लिंडसे। अब ये कुछ टेस्ट हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है? सबसे पहले ये है पिजीलोज मेथड, P और O आ रहा है इसमें। ठीक है, P से शुरू होकर O पे ख़त्म। पिजीलोज क्या होता है? P मतलब कि प्रोमिनेंट थायराइड है। ठीक है, O का मतलब ओबीज है, तो ओबीज में दिखता है। तो प्रोमिनेंट थायराइड इन ओबीज इज पिजीलोज मेथड। तो ऐसे पीछे करके ये अपना सिर ऐसे दिखा रहे हैं इसको। देन ये है लाहे मेथड। लाहे मतलब ये क्या कर रहे हैं इसमें? हे थायराइड ला। हे का मतलब है हे थायराइड ला, तो वो मार्जिन ऑफ ग्लैंड को देख रहे हैं ऐसे करके, दूसरी तरफ थायराइड, इस कह रहे हैं इस तरफ ला थायराइड, हम इसका मार्जिन देखें। ठीक है, देन दिस इज क्रिलीज मेथड, जिसमें हम थंब को यूज़ करते हैं टू पैल्पेट द नोड्यूल्स। तो थंब से हम नोड्यूल्स पैल्पेट कर रहे हैं, तो दैट इज क्रिलीज मेथड। ये क्या है? पेम्बर्टन मेथड, ये SVC सिंड्रोम और मीडियास्टाइनल इन्वेजन ऑफ थायराइड के लिए देखते हैं हम। ठीक है, तो SVC सिंड्रोम एंड मीडियास्टाइनल इन्वेजन ऑफ थायराइड। रेट्रोस्टर्नल गोइटर, CA लंग वगैरह। चलो ये क्या है? पीछे से देख रहे हैं, तो दिस इज बेरीज टेस्ट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी है।
तो इसलिए हम बेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट करेंगे, बेरी टेस्ट। फिर एक होता है कॉकर्स टेस्ट, कॉचर्स टेस्ट या कॉकर्स टेस्ट, जो भी इसको बोलना है, कॉचर्स। ये एयरवे के लिए होता है, लाइक समथिंग इज स्ट्रैंगुलेटिंग, तो वो ऐसे करके देखते हैं कि भाई एयरवे के लिए होता है कि कोई गला घोट रहा है, ऐसे लगता है इस टेस्ट में, तो तभी इसकी फ़ोटो नहीं बनाई। तो ये हो गया सारा कुछ। अब ये क्या है, ये थायराइड है, ठीक है। इसमें दिखा रहे हैं ये कि ये मतलब बेस ऑफ टंग से लेके इधर को जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज थायरोग्लॉसल सिस्ट। इस ये किस लिए होता है, परसिस्टेंट थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट की वजह से। तो जब थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट परसिस्टेंट रह जाता है तो थायरोग्लॉसल सिस्ट बन जाता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है इसकी इंफ्राहायोइड या सब हायोइड, तो हायोइड से नीचे। मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर, इसको हम सिस्ट ट्रैक प्रोसीजर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमें इंटायर ट्रैक को रिमूव करना होता है। सो दिस सिस्ट इज मूविंग ऑन द टंग प्रोट्रूजन, तो टंग प्रोट्रूड करके सिस्ट भी मूव करता है। देर इज रिस्क ऑफ, हमने भी पढ़ा था यहाँ पे पैपिलरी में, ये पढ़ा ना थायरोग्लॉसल सिस्ट, तो देर इज अ रिस्क ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा इफ लॉन्ग स्टैंडिंग। ये मिडलाइन स्वेलिंग है विच मूव्स ऑन ट्रंक प्रोट्रूशन एंड डिग्लुटेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस FNAC करेंगे हम, वैसे तो FNAC नहीं करते थायराइड में, पर हाँ थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए हम FNAC करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंसिजन एंड ड्रेनेज, एज इट कैन कॉज थायरोग्लॉसल फिस्टुला। इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं करनी, इससे थायरोग्लॉसल फिस्टुला बन जाएगा। देन पेनफुल थायरोइडाइटिस फॉलोइंग URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो पेनफुल होता है उसका, वो उसे क्या बोलते हैं, डी क्वेरवेन्स थायरोइडाइटिस। साइलेंट और पेनलेस में क्या होगा, लिम्फोसिटिक थायरोइडाइटिस। तो थायरोइडाइटिस अगर पेनफुल है तो डी क्वेरवेन, अगर पेनलेस है, साइलेंट है, तो फिर लिम्फोसिटिक। देन स्टोनी हार्ट थायराइड अगर हो, ठीक है, और साथ में अदर ट्यूमर्स भी हों, बाकी ट्यूमर्स भी हों और स्टोनी हार्ट थायराइड भी हों, तो फिर इसमें रीडल, इसको बोलते हैं रिडल्स थायराइडाइटिस, IgG4 रिलेटेड डिजीज़। इसमें बायोप्सी करेंगे, नॉट इन एनीथिंग एल्स इन थायराइड। अच्छा यहाँ पे FNAC कर रहे थे ना, मैंने पॉइंट मिक्स कर दिया। बायोप्सी सिर्फ यहाँ करते हैं रीडल्स थायराइडाइटिस में, क्योंकि ये एक रीडल है, अब ये बायोप्सी से ही सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद anti-TPO और स्ट्रूमा लिम्फोमेटोसिस अगर दिया हो तो वो किस में होता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर पैपिलरी, अगेन इसमें भी पैपिलरी होता है, और लिम्फोमा। देन नेक गोइटर एक्सटेंडिंग डाउन इनटू द मीडियास्टाइनम, ठीक है। अगर वो मीडियास्टाइनम में जाए, देयर इज नो नीड टू गिव अ मीडियास्टाइनल इंसिजन, ओनली नेक इंसिजन विल सफाइस, बिकॉज एंड इट इज इजीली पुल्ड आउट फ्रॉम द नेक इंसिजन इटसेल्फ, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ या ड्राइव इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम मीडियास्टाइनम। इट derives blood vessel from neck vessels only। एक्सेप्शन है अगर प्राइमरी मीडियास्टाइनल गोइटर हो, मतलब हो ही मीडियास्टाइनम का गोइटर, या कोई एक्टोपिक थायराइड हो, या फिर टू बिग साइज हो कि वहाँ से नहीं निकल पा रहा हो, तो हमें मीडियास्टाइनल इंसिजन लेनी पड़ेगी, पर अदरवाइज हमें रूटीनली मीडियास्टाइनल इंसिजन नहीं देनी होती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये हिस्टोपैथोलॉजी, ये क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखो आई की तरह लग रहा है, तो ये क्या है, ऑर्फन आई न्यूक्लियाई दिखते हैं इसमें, ठीक है, मतलब सॉरी ऑर्फन आई न्यूक्लियाई होते हैं, और इसमें कॉफ़ी बीन न्यूक्लियाई होते हैं। ऑर्फन आई की तरह भी दिख रहे हैं, कॉफ़ी बीन की तरह भी दिख रहे हैं, और ये समोमा बॉडीज होती हैं। ये तीन चीज़ें, ऑर्फन आई, कॉफ़ी, समोमा, ये किस में है, पैपिलरी कार्सिनोमा में, FNAC करके ये दिखे, पैपिलरी इंपॉर्टेंट, ऑर्फन आई, कॉफ़ी बीन, समोमा बॉडीज। अब अगर तो इओसिनोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइलॉइड दिखे, ठीक है, ये देखो पिंक कलर का इओसिनोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइलॉइड, एक कैल्सिटोनिन मेडिलरी थायराइड कार्सिनोमा में दिखता है ये, ठीक है। सो अमाइलॉइडोसिस, एक कैल्सिटोनिन किस में दिख रहा है, मेडिलरी थायराइड कार्सिनोमा। ये कैल्सिटोनिन मैंने यहाँ बताया था कि मेडिलरी में कैल्सिटोनिन होता है मार्कर। अब उसके बाद अगर तो हमें ग्रैन्युलोमास दिख रहे हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ थायराइडाइटिस एंड पेनफुल ग्लैंड, सो डी क्वेरवेन थायराइडाइटिस होता है ये, दैट इज अ पेनफुल ग्लैंड विद हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये मैंने बता दिया, वर्सेज लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस विच इज पेनलेस। तो बस मेन बात इसमें एक नया पॉइंट ऐड होगा कि इसमें ग्रैन्युलोमास दिखेंगे। अब नेक्स्ट है ब्लैक थायराइड। ब्लैक थायराइड किसकी वजह से होगा, मीनोसाइक्लिन की वजह से। ब्लैक थायराइड इज ड्यू टू मीनोसाइक्लिन।
देन दीज आर द वेरियस साइंस ऑफ आई थायराइड आई डिजीज़. इसमें ये ग्रेव्स या हाइपर थायराइड में होंगे. इसे बेसिकली थायराइड आई साइंस बोलते हैं. कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्टेलवैग साइन. स्टेलवैग साइन क्या होता है? स्टेल मतलब स्टेयर, तो इसमें वो बंदा स्टेयरिंग लुक देगा. ठीक है. फिर है जोफ्रॉयस्टाइन. अब जोफ्रॉय इन गेम ऑफ थ्रोन्स में दिमाग नहीं था, उसके दिमाग पे कोई क्रीजेस नहीं थी. Absent creases in the forehead of superior gaze is Geoffroy sign because there are no absent creases in this. Jelnic sign क्या? Jelnic मतलब जलना, so there is hyperpigmentation of the superior eye folds. Then there is hurt हो गए sign. तो इसका साथ रखना है hurt हो गए. अगर hurt हो गए तो उस बंदे को थैलियम दे दो ताकि उसके लॉस ऑफ लेटरल थर्ड ऑफ आईब्रोज हो जाए. ठीक है. तो अगर को तुम हर्ट हो गए उस बंदे को थैलियम दे दो. थैलियम से क्या होता है? लॉस ऑफ लेटरल थर्ड ऑफ आईब्रोज. देन नेक्स्ट इज डेल रिम्पल साइन. डेल रिम्पल से थोड़ा डिम्पलिंग याद रखना है. ठीक है. तो डेल रिम्पल साइन में क्या होता है? डिम्पल हो जाता है इन अपर आईलिड, सो देयर इज रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड. ऊपर वाला आईलिड जो है वो रिट्रैक्ट हो गया. वॉन ग्राफे साइन क्या होता है? लिड लैग ऑफ अपर आईलिड ऑन डाउनवर्ड गेज. ठीक है. तो जब वॉन ग्राफे में क्या है कि नीचे देखने पे देयर इज अ लिड लैग इन दी अपर आईलिड ऑन डाउनवर्ड गेज. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इनएबिलिटी टू कन्वर्ज क्या होगा कि कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है? इज मोबियस साइन. कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा. ठीक है. और मोबियस सिंड्रोम क्या होता था? मीजोप्रोस्टॉल की टेराटोजेनेसिटी से होता था. 6th और 7th क्रेनियल नर्व पैल्सी. ठीक है. अब उसके बाद आ गया ग्रेव्स डिजीज़. ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है? दिस काइंड ऑफ हाइपर थायराइडिज्म, क्योंकि इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाते हैं थायराइड की. सो दिस इज ऑटो इम्यून. ग्रेव्स डिजीज़ एक तो ऑटो इम्यून है, इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड का. इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो थायराइड है, उसके ऊपर थायराइड TSH के रिसेप्टर्स हैं, तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो ऑटो इम्यूनिटी से आए. ठीक है. और वो वहाँ के उन रिसेप्टर्स पे बैठ जाएंगे, तो वो उसको रुकने ही नहीं देंगे, वो उसे काम कराई जाएंगे. रिसेप्टर्स उसको फिल हो गए उसके रिसेप्टर्स, तो देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन. सो इसमें क्या होता है हमारे पास? LATS दैट इज़ लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर्स और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स पॉजिटिव होंगे इसमें. ठीक है. तो इसमें थायराइड काम कर करके थक जाएगा, तो उसकी शक्ल कैसे हो जाएगी? बीफी रेड या फिर पिंक. और एंग्री थायराइड होएगा. वो एंग्री है कि भाई मेरे से काम ही कराए जा रहे हो, तो लाल हो गया गुस्से में. देन देयर इज हिस्टोपैथोलॉजी पे स्कैलोपिंग ऑफ कोलॉइड. ठीक है. देयर इज स्कैलोपिंग ऑफ कोलॉइड. और क्या है ये? क्योंकि इतना ज़्यादा वो थायराइड एक्ट कर रहा है, देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ एवरीथिंग. तो अब पैकीडर्मा पेट्रोसाइटस ऑल्सो नोन एज एक्रोपैथी. देखो हाथ मोटे मोटे हो गए. पैकीडर्मो पेट्रोसाइटस पेरियोस्टाइटिस. ओहो, दोबारा सुनो. पैकीडर्मा पेरियोस्टाइटिस ऑल्सो नोन एज एक्रोपैथी. देन प्रीटिबियल मिक्सडीमा दैट इज गैग्स की डिपोजिशन हो जाएगी. ये हाइपो हाइपर दोनों में होता है. ठीक है. सो प्रीटिबियल मिक्सडीमा इज इन बोथ हाइपो एंड एज वेल एज हाइपर गैग डिपोजिशन. अब ये क्या है? थायराइड आई डिजीज़. वैसे साइन तो हम कर चुके हैं. ये एक साइन है कोका कोला साइन. इसमें भी प्रोलिफरेशन होगी मसल की यहाँ पे. तो कौन से तो एंड प्रोप्टोसिस भी होता है. ठीक है. तो कौन से मसल की प्रोलिफरेशन होती है? इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? आई एम स्लो दैट इज पहले साल रेक्टस फिर ओब्लिक, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और फिर सुपीरियर इंफीरियर ओब्लिक. इसको कोका कोला साइन बोलते हैं. ठीक है. देयर इज नो कोका कोला साइन इन ऑर्बिटल स्यूडोट्यूमर. तो इससे हम स्यूडोट्यूमर से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. देन देयर इज क्लास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड ऑफ थैल्मोपैथी, जिसका निमोनिक है नो स्पेक्स. ट्रेडिशनल निमोनिक है नो स्पेक्स. ठीक है. इसमें नो से क्लास 0 है, तो क्लास 0 में नो आ गया. फिर उसके बाद आता है मतलब नो आ गया. ओ से शुरू करना है इसमें एन से. ठीक है. एन से आ गया क्लास 0. ओ से क्या है? क्लास 1 ओनली साइंस होंगे. क्लास 2 में सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होगी. क्लास 3 में प्रोप्टोसिस. क्लास 4 में एक्स्ट्राओकुलर मसल इन्वॉल्वमेंट. क्लास 5 में कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट. क्लास 6 में साइट लॉस दैट इज ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट. देन थायराइड हार्मोन जो है वो क्या कराता है? हाई ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कराएगा, बोन की रिजॉर्प्शन कराएगा, उससे ऑस्टियोपीनिया हो जाएगा. मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम ग्रेव्स की? सबसे पहले अगर तो ग्रेव्स है तो हम रेडियो आयोडीन एब्लेशन कर देंगे आयोडीन 131 से. अब आयोडीन 131 से तो हम एब्लेशन कर रहे हैं. आयोडीन 123 से क्या कर रहे थे? वो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है वो करते हैं, वो आगे भी आएगा. ठीक है. तो चलो
सबसे पहले अब्लेशन करनी है, मेन स्टे होता है बीटा और गामा से करते हैं हम, ठीक है, बीटा और गामा दोनों से। आयोडीन 131 से करते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि रेडियो एक्टिव चीज़ है तो ये प्रेगनेंसी में नहीं करना और सीवियर थायराइड आई डिजीज़ में नहीं करना, सीवियर में भी नहीं करना और प्रेगनेंसी में भी नहीं करना, क्योंकि सीवियर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है फिर तो सर्जरी करेंगे। तो सीवियर थायराइड आई डिजीज़ में क्या कर रहे हैं, डिकम्प्रेशन सर्जरी। अगर तो प्रेगनेंसी है तो क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू देंगे, प्रोपाइलथायोरेसिल, एंड सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथीमाजोल, बिकॉज मेथीमाजोल फर्स्ट में नहीं देना क्योंकि इट इज़ टेराटोजेनिक। वैसे ही दोनों ही ड्रग्स ए ग्रैनुलोसाइटोसिस कराते हैं। तो पीटीयू का साइड इफेक्ट है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, मेथीमाजोल का साइड इफेक्ट क्या है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, और बाकी सी ए वाली चीज़ें क्वाइनालेट्रीजिया एंड क्यूटिस अप्लेजिया, ये गाइनी में भी किया हमने। ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये कर लेते हैं चलो, अप्रोच टू सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। अगर सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल है तो हम सबसे पहला टेस्ट क्या कराएंगे, कोई भी नोड्यूल बना हमारे पास थायराइड का, वी विल डू थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है, T3 T4 और TSH चेक कराएंगे। अगर तो हमारे पास हाइपर थायराइड आ गया, हाइपर थायराइड मतलब कि TSH कम आ गया, ठीक है, सो हाइपर थायराइड मतलब TSH लो आ गया, सो हम फिर क्या कराएंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करा के देखेंगे कि हाइपर हो रहा है, देखते हैं कितना ले पाता है ये थायराइड इसको। तो इसमें हम आयोडीन 123 दे रहे हैं जो मैंने अभी बताया था, और टेक्नीशियम परटेक्नेट देते हैं। टेक्नीशियम परटेक्नेट भी कर सकते हैं, आयोडीन 123 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो जैसे ये ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल सा इसने अपटेक किया तो दिस इज़ नॉर्मल। अगर सेंटर में ये देखो थोड़ा सा लाइट अपटेक हुआ, सेंटर में थोड़ा लाइट अपटेक है ना ये, तो इसे क्या बोलते हैं, कोल्ड नोड्यूल। इसमें क्या होगा, 20% रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी होता है कोल्ड नोड्यूल में, सो जिसमें हम FNAC कराएंगे देखने के लिए। फिर इसके बाद अगर सारा लाइट है और बीच में हल्का सा डार्क है तो ये क्या होगा, हॉट नोड्यूल, ठीक है। तो इसे टॉक्सिक नोड्यूल या हॉट नोड्यूल बोलते हैं। इसमें लो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी होता है 4%। तो सोचो कोल्ड वाले में ज़्यादा है, कोल्ड में 20% है, हॉट में 4% है, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा अपटेक हो गया, डिफ्यूजली इंक्रीज अपटेक, तो ये किस में होगा, ग्रेव्स डिजीज़ में। देन अगर बिल्कुल ही अपटेक कम है, ये किस में होगा, थायराइडाइटिस और फैक्टिशियस हाइपरथायरॉयडिज्म में। मतलब वो है एक्सोजिनस थायराइड ले रहा है बंदा, एक्सोजिनस थायराइड की चीज़ें ले रहा है, या थायराइड की इन्फ्लेमेशन है, या फिर स्ट्रूमा ओवरी, दैट इज़ ओवरी से आ रहा है थायराइड, मतलब ग्लैंड की दिक्कत नहीं है, वैसे ही आ रहा है, हम बाहर से थायराइड ले रहे हैं, ओवरी से थायराइड आ रहा है, मतलब हार्मोन्स आ रहे हैं और थायराइडाइटिस हो रखे हैं, इन्फ्लेमेशन। तो दिस इज़ डिफ्यूजली लो अपटेक। अब एक ये क्या होता है कि थायराइड मिडिल फिंगर दिखा रहा है तुम्हें, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पिरामिडल लोब, दैट इज़ नॉर्मल वेरिएंट, तो वो नॉर्मल है, उसे इग्नोर करो, बस वो पिरामिडल एक लोब बना रहा है, उसने एक पिरामिडल लोब बना लिया अपना, ठीक है। और अगर ऐसे ऐसे हो, मतलब मल्टीपल हॉट नोड्यूल्स दिखें, एक हॉट नोड्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो दिस इज़ टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, प्लमर्स डिजीज़ बोलते हैं इसको। ये प्लमर्स अलग है, प्लमर विंसन डिजीज़ नहीं है, प्लमर विंसन तो इसोफेजियल वेब्स होता था, ये अलग है, ये टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है, ठीक है। उसके बाद ये तो था अगर कि हाइपर थायरॉयडिज्म और TSH कम है, तो TSH कम से थायराइड स्कैन कर रहे हैं। अगर तो TSH हाई या नॉर्मल है और हाइपो या यू थायराइड है, तो हम इसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे और टायराइड्स करेंगे, दैट इज़ थायराइड इमेजिंग रिपोर्टिंग और ये सब सिस्टम जो करते हैं, जैसे ब्रेस्ट में टायराइड्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकते हैं, इसमें डॉपलर नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है टायराइड्स में, उसकी कंपोजिशन, ठीक है, मतलब अगर तो वो सॉलिड है तो वो मेलिग्नेंट होगा। मेलिग्नेंसी वाले पॉइंट्स बताती हूँ। कंपोजिशन में सॉलिड खतरनाक होता है, इकोजेनेसिटी में हाइपोइकोइक खतरनाक होता है कि अगर वो हाइपोइकोइक है। देन इज शेप में अगर वो टॉलर है मोर देन वाइड, टॉल ज़्यादा है तो भी खतरनाक है, ठीक है। वाइड तो फिर भी रिवर्सिबल है कि भी मोटा हो गया पतला हो जाएगा, लंबा हो गया तो क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्जिन अगर इरेगुलर है तो मेलिग्नेंसी की तरफ हमें वो करती हैं। इकोजेनिक फोकाई, इफ़ द इकोजेनिक फोकाई इज़
पंक्टेट तो खराब है। ठीक है, तो थायराइड्स अगर 3, 4, 5 आ जाए तो हमें FNAC करनी होती है। तो अब इसके बाद क्या होगा, अल्ट्रासाउंड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस FNAC। इसमें बेथिस्डा ग्रेडिंग होती है। FNAC में एक बार याद रखनी है, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश, दैट इज FNAC कांट डिस्टिंग्विश फॉलिकुलर एडिनोमा फ्रॉम कार्सिनोमा। तो हमें इससे फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा का नहीं पता लग सकता, तो हम क्या करेंगे, हेमीथायरॉयडेक्टमी, आधा थायराइड ही निकाल के देख लेंगे और उसको पैथो में भेज देंगे। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एडिक्वेसी क्या है, अ स्पेसिमेन शुड डिस्प्ले एटलीस्ट 6 ग्रुप्स, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप्स होने चाहिए ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विद ईच ग्रुप कंपोज ऑफ एटलीस्ट 10 सेल्स प्रेफरेबली ऑन अ सिंगल स्लाइड। तो एक स्लाइड पे 6 ग्रुप और उसके अंदर 10 सेल्स होने चाहिए, तब जाके वो आपका एडिक्वेट है देखने के लिए। ठीक है, सो ये क्या लिखा है मैंने, थायराइड 3। ठीक है, जो फॉलिकुलर वेरिएंट था ना वो पहले थाई 3 में आता था, जिसमें हम हेमी वो करते थे थायराइडेक्टमी और फिर उसको पैथम भेजते थे, जैसे मैंने बोला फॉलिकुलर एडिनोमा। तो वो जो फॉलिकुलर एडिनोमा पहले थाई 3 में आता था, अब ये थाई 4 में आता है। ठीक है, तो बेथिस्डा ग्रेडिंग 2025 के अकॉर्डिंग इट कांट डिस्टिंग्विश, बेथिस्डा ग्रेडिंग 2025 कैन नॉट डिस्टिंग्विश फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा। सबसे पहले ये जैसे 6 कैटेगरीज आती है उसमें नॉन डायग्नोस्टिक, तो रिपीट करो, बेनाइन, ATP ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, फिर फॉलिकुलर, तो ये जो फॉलिकुलर वाला नोड्यूल है वो आ रहा है हमारे पास थाई 4 में अब, फिर SFN और फिर मेलिग्नेंट। ठीक है, अब 4 में होगा, पहले 3 में था। सो ओवरऑल पहले हमने क्या किया, अगर TSH कम आता है तो हम मतलब हाइपरथायरॉयड है तो फिर ये स्कैन करेंगे रेडियोएक्टिव आयोडीन वाला, और अगर नॉर्मल या इंक्रीज आता है तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद FNAC करेंगे। ये होगी अप्रोच। इसके बाद हम आ जाते हैं थायराइड सर्जरी पे। सबसे पहले मैक्सिमम रिस्क होता है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इंजरी। ठीक है, थायराइड में हमने वहाँ पे फर्स्ट पेज पे ऑफ सर्जरी में क्या था, दोबारा दिखा देती हूँ वो, कि हम थायराइड सर्जरी में क्या रिस्क होता है, पहले सबसे पहले अच्छा मोर रिस्क होता है ऑफ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, दैट इज सुपरफिशियल लेरेंजियल नर्व का जो ब्रांच होती है, फिर आता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। इंटरनल लेरेंजियल नर्व को रिस्क नहीं होता, तो अब हमें गलती होगी, याद रखना है, मोर इज एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और फिर उसके बाद रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम क्लोज टू दी कैप्सूल या क्लोज टू दी ग्लैंड हम लाइगेट करते हैं, जो भी थायराइड की वेसल्स होती हैं उनको, क्योंकि ऊपर वाले में क्या होता है, अगर ऊपर वाले को हम क्यों क्लोज टू ग्लैंड लाइगेट करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, टू सेव द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, और नीचे वाले में क्या होता है, टू अवॉइड दी पैराथायरॉयड डीवैस्कुलराइजेशन। ठीक है, इंटरनल थायराइड वाले, इंफीरियर थायराइड, सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड वाले। तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ इंजरी किसका होता है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो सुपीरियर लेरेंजियल का पार्ट है, देन रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब अगर हम स्पेसिफिकली रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की बात करें तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में मैक्सिमम इंजरी कहाँ हो सकती है, एट दी बेरीज लिगामेंट विच इज थिकनिंग ऑफ द प्रीट्रेकियल फेशिया। ठीक है, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी कहाँ हो सकती है, 2 ट्राइंगल्स में, बेयर्स ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ऑफ कंसर्न। मैक्सिमम रिस्क होता है बेयर्स ट्राइंगल में। ये बेयर्स ट्राइंगल किससे बना है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ट्राइंगल ऑफ कंसर्न जो है उसमें क्या होता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी में इंजरी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेरी लिगामेंट इसके में उसमें होते हैं हमारे पास बेरी लिगामेंट, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और ट्रेकिया। तो ट्रेकिया बेरी लिगामेंट और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से बनता है। तो इसमें हमारे पास 2 आर्टरीज हैं, बेयर में 1 नर्व है। ठीक है, और इस वाली में ट्रायंगल ऑफ कंसर्न में
आर्टरी नहीं है, नॉन आर्टरी है। तो हमने दो ट्राइंगल कर लिए। बेयर्स ट्राइंगल जिसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी हो सकती है, वो CCIT और RLN से बना है। और ट्राइंगल ऑफ कंसर्न जिसमें भी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी हो सकती है, पर इसमें साथ में ITA भी इंजर हो सकती है। इसमें क्या होता है, बेरी लिगामेंट, RLN और ट्रेकिया। अगर क्वेश्चन आए ऑल एक्सेप्ट कि RLN किस किस में इंजर हो सकता है, तो बेरी लिगामेंट में भी हो सकता है, बेयर ट्राइंगल में भी हो सकता है, ट्राइंगल ऑफ कंसर्न में भी हो सकता है, पर और इन्फीरियर पोल ऑफ थायराइड में भी हो सकता है, जब हमने फर्स्ट पेज में किया, पर स्ट्रैप मसल डिसेक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई ऑप्शन आए। अब हमारे पास आगे 3 एनाटमी के पॉइंट्स कि अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ थायराइड कौन प्रिवेंट करता है, थायराइड ऊपर क्यों नहीं आता, बिकॉज ऑफ स्ट्रैप मसल्स, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड मसल्स। डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इनटू द मीडियस्टाइनम कौन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो नीचे चला जाए आउट ऑफ ग्रेविटी या कुछ भी, वो प्रिवेंट करता है वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ बेरी। थायराइड मूव ड्यूरिंग डिग्लुटेशन, मूव क्यों करता है डिग्लुटेशन में थायराइड साथ साथ, बिकॉज ऑफ प्रीट्रेकियल फेशिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोग्नोसिस के 3 स्कोरिंग सिस्टम्स है, एजिस, एमिस और मैसेस। एजिस, एमिस, मैसेस। एजिस में क्या होता है, एजिस और एमिस में G और M का फर्क है, AES दोनों में सेम है। ए से होगा एज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर ई से क्या होता है एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन, एम से क्या होता है, एम से नहीं पहले एस से करते हैं, एस से क्या होता है साइज। एज, साइज और एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन सब में है। एमीज में एम से आ रहा है मेटास्टेसिस, एजिस में G से आ रहा है हाई ग्रेड, मैसेज में भी एम यही है मेटास्टेसिस, ए क्या है एज, सी क्या है, सी अब आया है न्यू कंप्लीटनेस ऑफ सर्जरी, दैट इज पोस्ट ऑप स्कोर है ये मैसेज। देन आई, एस क्या है, एस से साइज। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सर्जरी। देखो, एक तो होते हैं हेमीथायरॉयडेक्टमी। हेमीथायरॉयडेक्टमी में हम क्या करते हैं कि हमने एक पूरा लोब और साथ में इस्टमस रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर होता है सब टोटल, फिर होता है नियर टोटल। सब टोटल में क्या है कि हमने 4 ग्राम ऑफ टिश्यू इज लेफ्ट इन ईच लोब। ठीक है, दोनों लोब्स का 4 ग्राम छोड़ दिया। नियर टोटल होता है कि बस हमने एक ही लोब का 4 ग्राम छोड़ा। ठीक है, तो इसमें हमने 8 ग्राम छोड़ दिया था, इसमें हमने 4 छोड़ दिया, तो टोटल क्या होता है कि पूरा ही कर दिया रिजेक्ट। इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी, हाइपोथायरॉयड, हाइपोपैराथायरॉयड इक्वल इन ऑल टाइप्स। ठीक है, तो इन सब में रिस्क ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इक्वली होता है। देन ये जो हमारे पास है नियर टोटल, इसका एक और नाम हम करते हैं, दैट इज हार्टले डनहिल। ठीक है, तो इसको हार्टले डनहिल भी बोलते हैं। टोटल थायरॉयडेक्टमी हम कब करेंगे, जब कोई रेड फ्लैग है, मतलब मान लो ये टोटल थायरॉयडेक्टमी हम करते हैं इफ़ देयर इज़ सम, मान लो रेडियोथेरेपी या रेडिएशन है, ठीक है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है या फिर फेमिलियल कंडीशन है, तो फिर हम टोटल करेंगे। अदरवाइज कुछ वेल डिफरेंशिएटेड कंडीशंस में हम ये कर सकते हैं। हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थायराइड सर्जरी क्या हो सकती है। सबसे पहले ये क्या होता है कि यहाँ पे पेरिओरल पैरास्थीसिया हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं चवोस्टेक साइन। ठीक है, तो अगर हम इसके यहाँ पे ऐसे वो करेंगे, टैप करेंगे, तो पेरिओरल पैरास्थीसिया होगा, दैट इज चवोस्टेक साइन। ये क्या होता है, कार्पोपिडल स्पाज्म है, दैट इज ट्रूजो साइन भी बोलते हैं इसे, ऑब्स्टेट्रिशियन हैंड भी बोलते हैं, तो ऐसा हैंड हो जाएगा। सो ये दोनों किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि अगर हमने थायराइड ग्लैंड निकाल दिया और हमने उससे गलती से PTH था, पैराथायराइड भी निकाल दिया, तो हाइपो PTH की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो जाए तो फिर वो हो सकता है, चलो ये तो अलग बात है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ये वाला हाइपोकैल्सीमिया वाला, वही जो मैंने कहा था कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को अगर इंजरी हो जाए तो एसोसिएटेड नेक्रोसिस हो जाएगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स आएंगे 48 to 72 आवर्स में। ठीक है, अब कैल्शियम कम होगा, इसके मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि अगर माइनर सिम्टम्स और कैल्शियम मोर देन 8 है तो हम ओरल कैल्शियम और विटामिन D3 ही देंगे।
अगर मेजर सिम्टम्स और कैल्शियम लेस देन 8 है तो हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, साथ में ओरल कैल्शियम D3 देंगे। तो 8 से कम वाले को ओरल देंगे, 8 से ज़्यादा वाले को ओरल देंगे, 8 से कम वाले को कैल्शियम ग्लूकोनेट IV दे रहे हैं, ज़्यादा वाले को ओरल, कम वाले को IV। 8 नंबर याद रखना हमने। देन अगर बाइलेटरल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इंजरी हो जाए तो क्या होता है? देखो हमें पता है जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है ना, वो सारे के सारे मसल्स को सप्लाई करेगी, उसके वोकल कॉर्ड्स में, मतलब सारे उसको क्या बोलते हैं, सब मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट सारे थायराइड मसल्स को एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड, जो कि है टैड, दैट इज टेंसर और एडक्टर। टेंसर एक्सेप्ट टेंसर एडक्टर। तो क्या होगा अब, क्योंकि जब बायलेटरल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व चलेगी तो उसके सारे मसल्स चलेंगे, सिर्फ कौन बचेगा? क्रीकोथायरॉइड। तो वो टेंसर एडक्ट करके रखेगा। तो अब जो बंदा इंट्यूबेट तो हुआ है पर उसे एक्सट्यूबेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो टेंस और एडक्ट होके बैठा हुआ है। सो देर विल बी इनएबिलिटी टू एक्सट्यूबेट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्रा थायराइड स्टॉर्म क्या होता है? इनएडिक्वेट पेशेंट प्रिपरेशन। तो फिर थायराइड स्टॉर्म का मोस्ट कॉमन कॉज यही है कि पेशेंट को तुमने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, बीटा ब्लॉकर्स देने थे उसको, स्टेरॉइड्स, PTU, लुगोल, जायोडीन, ये सब देना था, तो ये ढंग से अगर प्रिपरेशन नहीं हुई, दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइड सर्जरी। बट अभी हमें इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने रह गए। ये जो हमने किया था कार्पोपेडल स्पाज्म, ये अपने आप थोड़ी हो गया, ये तब होगा जब हम मान लो BP का फिन प्लेट करते हैं उस हैंड पे, या मतलब कुछ ऐसे प्रेशर क्रिएट होता है, तभी होगा कार्पोपेडल स्पाज्म। और दूसरी बात, ये हाइपोकैल्सीमिया हमने पढ़ तो लिया सारा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ PTH हो गया। वो फिर 48 to 72 आवर्स के बाद क्यों आया, 2-3 दिन बाद क्यों आया? वो तो इंट्रॉप ऑन द टेबल पता लगना चाहिए था। तो इसीलिए ये तो चलो एक कॉज हो सकता है, पर जिसका मोस्ट कॉमन कॉज ये नहीं होता कि एक्सीडेंटल रिमूवल हो गया हर बारी। इसका मोस्ट कॉमन कॉज यही है इसका, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोस्ट कॉमन कॉज कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की इंजरी की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है। तो वो नेक्रोसिस का इफेक्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो थाइमस और पैराथायराइड को सप्लाई करती है। तो इसकी इंजरी की वजह से इनका नेक्रोसिस हो जाएगा, तो वो 48 to 72 आवर्स में प्रेजेंट करेगा। थायराइड सर्जरी के बाद हम करेंगे पैराथायराइड सर्जरी, ठीक है? पैराथायराइड सर्जरी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पैराथायराइड एडिनोमा होता है उसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन, वो जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? हमने बहुत बार करा हुआ है। PTH के लिए दैट इज़ टेक्नीशियम 99 सिस्टम EB स्कैन, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेक्ट दिया है, इसका मतलब क्या होता है स्पेक्ट का? कि सिंगल, ये क्या होता है? P से फोटोन, ठीक है? फोटोन है ये कोई प्रोटॉन पॉजिट्रॉन नहीं है, ये फोटोन है। कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है स्पेक्ट, मतलब साथ में CT भी हो रहा है, तो वो और बेटर हो गया, ठीक है? सो वैसे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यही होता है टेक्नीशियम 99, पर अगर स्पेक्ट दिया तो इट इज़ मोर बेटर। तो ये इसकी पैराथायराइड एडिनोमा का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो जाता है, ठीक है? तो इसमें हमें ऐसे दिख जाता है हमारा स्कैन करके, टेक्नीशियम 99 स्कैन करके। अब इसमें क्या होता है पैराथायराइड सर्जरी में, एक मियामी क्राइटेरिया होता है कि मोर देन 50% डिक्लाइन हो जाता है इन 10 मिनट्स, बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ PTH इज शॉर्ट, ठीक है? तो 10 मिनट्स के अंदर मोर देन 50% डिक्लाइन हो जाएगा। दिस इज मियामीज क्राइटेरिया जब हम पैराथायराइड सर्जरी करेंगे कैल्शियम में। देन PTH में, सॉरी कैल्शियम बोल रहे हैं, PTH में, ठीक है? क्योंकि PTH का हाफ लाइफ शॉर्ट होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट क्या होता है? मेलिग्नेंसी, ठीक है? तो मेलिग्नेंसी की वजह से होता है हमेशा हाइपर कैल्सीमिया। अब PTH हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? PTH हाइपरप्लेजिया का होता है तो 3.5 ग्लैंड्स रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद हाफ ग्लैंड को इम्प्लांट कर देते हैं इन ब्रेकियोरेडियालिस। क्यों ब्रेकियोरेडियालिस क्यों चूज़ किया? बिकॉज इट इज़ ईजी टू रीएक्सप्लोर। तो 3.5 ग्लैंड को निकाल देंगे हाइपरप्लेजिया में, आधा ग्लैंड जो बचा उसे हम ब्रेकियोरेडियालिस में रिमूव कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है? और इसमें क्या होगा? इफ़ देयर इज एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ PTH ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी, तो एकदम से हमें दिखने लग जाएगा कि एक्सीडेंटल रिमूवल हो गया, उसके इफेक्ट्स आने लग गए। सो वी विल पुट इट बैक देन एंड देयर इन दी स्ट्रैप मसल्स। तो हम क्यों ब्रेकियोरेडियालिस में जाकर डालेंगे? फिर तो उसी टाइम हम ओपन किया हुआ है तो स्ट्रैप मसल्स में डाल देंगे, वहाँ इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी इन एसिम्प्टोमेटिक प्राइमरी हाइपर PTH। अगर प्राइमरी हाइपर PTH एसिम्प्टोमेटिक है तो सर्जरी कब करनी है? अगर कैल्शियम 1 mg/dl है अबव नॉर्मल, नॉर्मल कितना उठता है? 8.5 to 10, इससे अगर 1 ज़्यादा है, 1 mg/dl ज़्यादा है, तब हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं।
इफ़ देर इज़ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन डेक्सा और देर इज़ अ वर्टिब्रल फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। देन इफ देर इज, इफ द क्रेटिनिन क्लियरेंस इज लेस देन 60 ml पर मिनट, ठीक है, क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर लेस देन 60 है, लेस देन 50 ईयर्स का पेशेंट है, यंग है, तो उसकी पहले ही कर दो ना सर्जरी, पहले ही बचा लो उसको, क्यों तुमने ख़राब करना है पेशेंट को, ठीक है। सो लेस देन 50 है, मोर देन 50 नहीं है। तो यंग पेशेंट है अगर उसकी क्रेटिनिन क्लियरेंस कम है 60 से, अगर उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या कोई वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो रहा है, उसका कैल्शियम 1 से भी बढ़ा हुआ है, तो हम कर देंगे उसके अंदर सर्जरी, ठीक है। अब हम करेंगे मेन सिंड्रोम्स, ठीक है। मेन क्या होता है? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, जिसमें हमारे पास मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया होते हैं, बट मेन कई टाइप्स का होता है, ठीक है। मेन 1, जिसे हम मेन 1 को वर्मर भी बोलते हैं, मेन 2A, मेन 2B, मेन 2B ही 3 है, ठीक है। तो 2 का A भी कर लो या 1 2 3 कर लो, तो पर 2 के 2 पार्ट्स है, ठीक है। तो मेन 1, मेन 2A, मेन 2B विच इज इक्वल टू 3। अब 2 नए आए हैं, दैट इज मेन 4, मेन 5, ठीक है। तो मेन 1 को वर्मर बोल रहे हैं, मेन 2A को सिप्पल बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस सबकी ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी बिकॉज ऑल मैन आर डोमिनेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास मेन 1 वर्मर है, वर्नर से इसको कंफ्यूज नहीं करना, मैन है तो म ही होएगा ना, तो वर्मर इज मेन 1, वर्नर तो प्रोजीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके जीन्स देख लो, मेन 1 में क्या जीन है? मेनिन, क्रोमोसोम 11, ठीक है। तो ये आ गया क्रोमोसोम 11, 1 है तो 1 1 11, मैन है तो मैन स्टार्ट हो रहा है तो मैनिन। अब 2A 2B ये दोनों क्रोमोसोम 10 पे होते हैं और रेट जीन ये होते हैं इसका, ठीक है। तो रेट जीन, रेट 10 2A 2B। उसके बाद मैन 4 जो है उसका जीन क्या होगा? 12, दैट इज CDK N1B, और मैन 5 मैक्स होगा, मैक्स दैट इज 14 क्रोमोसोम, मतलब इसका क्रोमोसोम 12 हो गया, इसका क्रोमोसोम 14 हो गया, CDK N1B ये मैक्स, मैनिन रेट CDK 1B मैक्स 11 10 10 12 14, ठीक है। अब आगे इनके मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। तो मैन 1 में क्या होता है? अब देखो, मैन 1 में होते हैं 3 P's, मैन 2 में 1 P हटा दो, M डाल दो, तो 2P + 1M, और 2B में क्या होता है? एक और P हटा दो और एक और M डाल दो, तो मतलब मैन 1 में 3 P's, मैन 2A में 2P और 1 M, मैन 2B में 1 P और 2M, ठीक है। तो मैन 1 में 3 P's हैं। अब वैसे हमारे पास ओरिजिनली 4 P हैं यहाँ पे, अब कैसे याद रखेंगे इसे? ये सब मिड लाइन वाले हैं, तो पिट्यूटरी का पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया या एडिनोमा, पैंक्रियाटिक नियोप्लाज्म, इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं लेना, इसमें हमने तीनों मिड वाले लिए, ठीक है। पिट्यूटरी एडिनोमा, मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा क्या होता है? प्रोलैक्टिनोमा। पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया एडिनोमा हो गया। पैंक्रियाटिक नियोप्लाज्म, इसका मोस्ट कॉमन क्या होता है? गैस्ट्रिनोमा, ठीक है। उसके बाद मैन 2A में क्या है? हमने 1 P हटाना था, तो हम इसमें से क्या हटा देंगे? मतलब इसमें से हमने 1 P हटाना था, तो अब 2 P हैं। एक पैराथायरॉयड तो रहेगा ही, ठीक है, पैराथायरॉयड एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया। उसके अलावा अब हमने चौथा P जो एक रह गया था वो क्या आ गया? फियोक्रोमोसाइटोमा। M क्या आया? मेडुलरी थायरॉयड कैंसर, MTC। तो MTC और फियो आ गए विद पैराथायरॉयड एडिनोमा। उसके बाद मैन 2B में क्या आता है? MTC और फियो अभी भी चल रहे हैं, MTC और फियो तो अभी भी है। अब एक और M क्या आ जाएगा इसमें? म्यूकोजल न्यूरोमा, ठीक है। म्यूकोजल न्यूरोमा, इसमें कोई पैराथायरॉयड वाला काम नहीं है अब दिस थर्ड वाले में, ठीक है। तो MTC फियो है, म्यूकोजल न्यूरोमा है। मार्फेनॉइड हैबिटस, सब बड़ा बड़ा है, मार्फेनॉइड हैबिटस, मेगाकोलन, मेड्यूलेटेड कॉर्नियल नर्व फाइबर। हम वापस मैन 4 भी कर लेते हैं। मैन 4 में क्या आता है? GU के ट्यूमर्स प्लस PTH या पिट्यूटरी, ठीक है। PTH या पिट्यूटरी के साथ GU ट्यूमर आ गया। मैन 5 में क्या है? पिट्यूटरी के साथ फियो, ठीक है। पिट्यूटरी के साथ फियो का कॉम्बिनेशन नहीं बना था ना, क्योंकि पिट्यूटरी यहाँ था, फियो यहाँ आया और फिर पिट्यूटरी नहीं आया, तो पिट्यूटरी और फियो मिला के मैन 5 हो गया। अब जो हमने इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा किया वो हमने क्या कि मोस्ट कॉमन प्रोलैक्टिनोमा होता है ना। अब हमने यहाँ पे एक ये भी किया था कि पैंक्रियाटिक मोस्ट कॉमन क्या है? गैस्ट्रिनोमा। तब हम बात कर लेते हैं कि वैसे मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है नॉन फंक्शनल, मोर देन इंसुलिनोमा। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं इन मैन 1 बताओ, तो गैस्ट्रिनोमा मोस्ट कॉमन है। इसमें रिफ्रैक्टरी अल्सर्स होंगे, डायरिया होगा, ज़ोरिंगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स क्या होता है, डोटानॉक पेट स्कैन, जो कि सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स को देखता है उस पर, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है क्या, डोटानॉक पेट स्कैन्स सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर को देखते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारे पास पैंक्रियाटिक में नॉन फंक्शनल और फिर इंसुलिनोमा, लेकिन मेन वन में गैस्ट्रोनोमा। गैस्ट्रोनोमा के आगे दोबारा बात करते हैं। गैस्ट्रोनोमा में क्या होता है, गैस्ट्रिन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एसिड बढ़ जाएगा, तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है। अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टरी अल्सर्स डायरिया, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, पसारोस ट्रायंगल। पसारोस ट्रायंगल क्या है कि इसके अंदर गैस्ट्रोनोमा होगा, तो गैस्ट्रोनोमा कहाँ प्रेजेंट होता है, पसारोस ट्रायंगल में। सो इसमें क्या होगा, जंक्शन ऑफ, ये कहाँ ट्रायंगल कहाँ बनेगा, जंक्शन ऑफ D2 D3 पे, ठीक है। फिर जंक्शन ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट पे, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक का जंक्शन ये रहा, ठीक है, सिस्टिक और कॉमन हेपेटिक का जंक्शन, जंक्शन ऑफ D2 D3। और पैंक्रियाज में जो हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर बॉडी, तो नेक और बॉडी का जो जंक्शन है उस पर, सो जंक्शन ऑफ D2 D3, जंक्शन ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैस्ट्रिन करेंगे, गैस्ट्रिन लेवल चेक करेंगे, अगर तो वो मोर देन 1000 पिकोग्राम पर ml है, मतलब 1000 से ज़्यादा है, तो फिर ठीक है, डायग्नोसिस बन गया गैस्ट्रोनोमा का। पर अगर नहीं है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करेंगे, जो कि क्या होती है, सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट करा के देखेंगे। उसके बाद प्रोफाइलेक्टिक थायरॉयडेक्टमी हमने कब करनी है, ठीक है, ये मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में, ये प्रोफाइलेक्टिक थायरॉयडेक्टमी तब करें जब मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा इन्वॉल्व हो। ये हमारे पास कहाँ का इन्वॉल्व था, मैन 2A में, मैन 2B में। तो मेडुलरी वाला खतरनाक है, उसमें हम पहले ही प्रोफाइलेक्टिक कर देते हैं। तो 2A और 2B दोनों में करना है, 2A में मतलब, और 2B और 3 में दोनों में करना है। पर कब कब करना है, 2A में 5 ईयर्स और 2B में 1 ईयर, ठीक है। तो 51 याद रखना है, 2A में 5 ईयर्स, 2B में 1 ईयर। दिस वॉज अबाउट द मेन सिंड्रोम्स। मेन बात क्या होती है, जो हमने डोटानॉक स्कैन किया था ना, वो हमने उसको गैस्ट्रोनोमा को या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को लोकलाइज करने के लिए किया, ठीक है। पर उसको मतलब ऐसे डायग्नोस करना है एग्जैक्टली उसकी लेवल्स वगैरह चेक करने के लिए, तो हम वो गैस्ट्रिन या सिक्रीटिन स्टिमुलेशन करते हैं।